क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलती पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है? एक ऐसा एम्पायर जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ और फिर कुछ ही दशकों में पूरी दुनिया पर छा गया। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास सोने चांदी से भरे जहाज थे, हजारों सैनिक थे और एक सपना था दुनिया पर राज करने का। लेकिन यह सब शुरू हुआ एक गलती से। हाँ, आपने सही सुना, एक गलती से। अगर मैं कहूं कि एक आदमी ने बस रास्ता गलत चुना और उसी से इतिहास हमेशा के लिए बदल गया, क्या आप मानेंगे? कमेंट में बताइए। वो आदमी था क्रिस्टोफर कोलंबस। उन्हें लगा कि वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा एम्पायर जिसने आने वाले 100 इयर्स तक दुनिया की दिशा ही बदल दी। तो अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम अनकवर करेंगे कि कैसे एक छोटी सी मिस्टेक ने स्पेन को सुपर पावर बना दिया। 1492, द ईयर द वर्ल्ड चेंज्ड। 1492 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो मोड़ था जब दुनिया ने अपना रास्ता बदल लिया। उस समय न कोई गूगल मैप्स थे, न जीपीएस, न रेडर सिस्टम्स। नेविगेशन होती थी बस स्टार्स और कंपास के भरोसे। यूरोप के लोग बस अपने आसपास की जमीनों को जानते थे। इंडिया, चाइना और ईस्ट इंडीज उनके लिए थे लैंड्स ऑफ स्पाइसेस एंड सिल्क। वो जगहें जिनके बारे में बस किस्से सुने जाते थे, जहां से आती थी खुशबूदार मसालों की महक और रेशम जैसा चमकदार कपड़ा। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लैंड राउट लंबा, खतरनाक और महंगा था, और उस रास्ते पर पहले से ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। यही वजह थी कि पूरे यूरोप में एक सवाल गूंजता था, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम सीधे समुंदर पार करके इंडिया पहुंच सकें? और उसी सवाल का जवाब ढूंढने निकला था एक आदमी जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस का सपना था समुंदर के रास्ते सीधा इंडिया पहुंचना, ताकि स्पेन को व्यापार में बड़ा फायदा हो। लेकिन डायरेक्शन की एक छोटी सी गलती ने उसे एक नए महाद्वीप तक पहुंचा दिया। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या खोज लिया है, लेकिन स्पेन के लिए यह खोज एक गोल्डन टिकट साबित हुई। नई जमीनें, अनगिनत रिसोर्सेज और बेहिसाब दौलत अब उनके सामने थी। मानो किस्मत ने खुद उनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया हो, जहां हर लहर, हर किनारा उन्हें ताकत और शोहरत की ओर बुला रहा था। यहीं से इतिहास का पहिया घूमने लगा। अब स्पेन रुकने वाला नहीं था। जब कोलंबस ने पहली बार कैरिबियन आइलैंड्स देखे, उसे लगा कि ये इंडिया ही है। इसलिए उसने वहां के लोगों को इंडियंस कहा और वहीं से ये नाम नेटिव इंडियंस पड़ा। द बिगिनिंग ऑफ अ ग्लोबल एम्पायर। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब वो वापस लौटा। उसके जहाजों पर ज्यादा सोना नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में थी दौलत से भी बड़ी चीज, वो थी उम्मीद। उसने स्पेन के दरबार में जब अपने किस्से सुनाए, नीले समंदरों के पार फैली अनजान जमीनें, वो लोग जो कभी यूरोपियंस से नहीं मिले, और वो संकेत कि जमीन के नीचे शायद सोना छुपा है, तो पूरा दरबार सन्न रह गया। एक पल में स्पेन की सोच बदल गई। अब तक जो देश यूरोप के कोने में चुपचाप बैठा था, वो अब दुनिया की ओर देख रहा था, नक्शे के उस पार, जहां तक किसी की नजर नहीं पहुंची थी। कोलंबस की खोज ने स्पेन को एक सपना दे दिया, एक ऐसा एम्पायर जो सिर्फ यूरोप तक सीमित न रहे। पहले स्पेन एक छोटा सा किंगडम था, पर अब उसके सामने फैली थी पूरी न्यू वर्ल्ड, अमेरिका, कैरिबियन और आगे की अनजानी भूमि। राजा फर्डिनेंड और रानी इजाबेला को अब यकीन हो गया, किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उन्होंने और जहाज भेजे और एक्सप्लोरर्स को आदेश दिया, जहां भी पहुंचो स्पेन का झंडा गाड़ दो। और बस वहीं से शुरू हुआ स्पेनिश एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य जिसने आने वाले 100 सालों तक दुनिया के हर हिस्से में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन एम्पायर सिर्फ झंडे और सोने से नहीं बनता, उसे बनाते हैं वो लोग जो इसके लिए लड़ते हैं, खून बहाते हैं और अमर हो जाते हैं। दी कॉन्क्विस्टाडोर्स, वॉरियर्स ऑफ गोल्ड। अब आते हैं उन नामों पर जिन्होंने स्पेनिश एम्पायर का असली चेहरा बनाया। हर्नान कोर्टेज और फ्रांसिस्को पिज़ारो, द कॉन्क्विस्टाडोर्स। इमेजिन के सिर्फ 600 सैनिक, लाखों एज़टेक योद्धाओं के बीच एक आदमी और उसकी सेना। ये था कोर्टेज।
उसने सिर्फ अपनी तलवार और स्ट्रैटेजी से एज़टेक एम्पायर को हिला दिया। कैसे? उसने उन लोकल ट्राइब्स को साथ लिया जो एज़टेक से नाराज थे, और फिर घोड़े, बंदूकें, तोपें, ऐसी चीजें जो एज़टेक्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इनका एम्पायर पर हमला किया। उसने इनका राजा अताहुल्पा को बंदी बनाया। राजा ने सोचा, इतना सोना और धन, मैं अपनी रिहाई पालूंगा। लेकिन पिज़ारो ने वादा तोड़ दिया। राजा अताहुल्पा की हत्या कर दी गई। ये कहानी सिर्फ युद्ध और वादा तोड़ने की नहीं थी, ये थी स्पेन की चालाकी और लालच की कहानी, जो धीरे धीरे उन्हें दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य बना रही थी। सोना और चांदी न्यू वर्ल्ड से स्पेन के लिए बहकर आने लगी। कल्पना कीजिए कि मैड्रिड की गलियों में सिक्कों की खनक, महलों में वेल्थ की चमक, शहर खुद जैसे जिंदा खजाना बन गया था। लेकिन यह सिर्फ दौलत की चमक नहीं थी। हर कॉन्कर्ड सिटी, हर ट्रेजर शिप स्पेन को एक नए मुकाम पर ले जा रहा था, एक ऐसा मुकाम जहां उसका सूरज कभी ढलने वाला नहीं था। कॉर्टेज और पिज़ारो ने सिर्फ खजाने नहीं लाए, उन्होंने स्पेन को एक एम्पायर बना दिया जो आने वाले 100 सालों तक दुनिया की दिशा ही बदलने वाला था। अ न्यू वर्ल्ड ऑफ वेल्थ एंड पावर। सोचिए, एक एम्पायर जो सिर्फ मैप्स पर नहीं, लोगों की आंखों में और सिटीज की गलियों में दिखाई देने लगा। 16वीं सदी आते आते स्पेन के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। कहा जाता है कि दुनिया के 25% ग्लोबल ट्रेड पर उनका कंट्रोल था। हर महीने अटलांटिक ओशन पार करते ट्रेजर फ्लीट्स न्यू वर्ल्ड से गोल्ड और सिल्वर लेकर लौटते थे। सेविल और मैड्रिड अब सिर्फ शहर नहीं थे, ये वेल्थ और पावर के लिविंग सिंबल्स बन गए थे। और ये दौलत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी, इसने स्पेन में कल्चर और क्रिएटिविटी को भी उड़ान दी। एल ग्रेको की पेंटिंग्स, लोपे दे वेगा की कविताएं, सर्वांटेस का डॉन किहोते, हर चीज स्पेन की गोल्डन एज का हिस्सा बन गई। लेकिन स्पेन का मकसद सिर्फ वेल्थ नहीं था, वे अपने साथ लेकर चले थे फेथ और कल्चर, चाहे वो चर्चेज हों, स्कूल्स हों या मिशंस दूर दूर तक फैली हुई हों। हर कॉन्कर्ड लैंड में स्पेन की छाप दिखाई देने लगी। लैंग्वेज, रिलीजन, आर्किटेक्चर, जैसे स्पेन ने पूरी दुनिया में अपने रंग और पहचान के छाप छोड़ी हो। लेकिन स्पेन ने सिर्फ जमीन और खजाने ही नहीं पाए, उनके साथ पहुंची थी एक विजन, एक सोच कि एम्पायर केवल ताकत और दौलत तक सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने साथ बिलीफ और कल्चर भी फैलाए, ताकि उनके नाम और साम्राज्य की छवि हर कोने तक पहुंचे। और इसी सोच ने उन्हें दुनिया की राजनीति में सीधे सेंटर स्टेज पर ला दिया। 1493 में पोप अलेक्जेंडर सिक्क ने स्पेन और पोर्चुगल के बीच दुनिया बांट दी। एक इमेजिनरी लाइन खींच दी गई, एक तरफ पोर्चुगल, दूसरी तरफ स्पेन। इसे कहा गया ट्रीटी ऑफ टोर्देसिलास। इस समझौते ने स्पेन को एक बड़ा मौका दिया, नई दुनिया में अपनी पहुंच और नियंत्रण बढ़ाने का। स्पेन ने सिर्फ जमीन नहीं पाई, बल्कि अपने साथ रिलीजन और कल्चर को भी ले जाने का अधिकार हासिल किया। जहां जहां स्पेन पहुंचा, वहां वहां उसने क्रिश्चियनिटी का संदेश पहुंचाया। मिशनरीज हजारों मील दूर जाकर स्थानीय लोगों को कन्वर्ट करने लगे, चर्च और स्कूल बनाए और स्पेनिश ट्रेडिशंस फैलाए। फिलीपींस का नाम पड़ा फिलिप टबन के नाम पर, और वहां का जीवन धीरे धीरे स्पेन की छाप में बदलने लगा। आज भी लैटिन अमेरिका और फिलीपाइंस में स्पेनिश लैंग्वेज, कैथोलिक चर्चेज और यूरोपियन आर्किटेक्चर सब स्पेन की ही छाप हैं। यह दिखाता है कि एम्पायर सिर्फ जीत और दौलत नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी कल्चर और आइडेंटिटी भी पूरी दुनिया में फैलाता है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि स्पेन का कल्चरल असर आज भी जिंदा है? कमेंट में बताइए, आपकी नजर में कौन सी जगह आज भी स्पेन की कहानी कहती है? द एम्पायर दैट नेवर स्लेप्ट। अब चलते हैं उस दौर में जब स्पेन ने अपनी ताकत और एम्बिशन से दुनिया के नक्शे पर अमिट छाप छोड़नी शुरू की थी। स्पेन का एम्पायर इतना विशाल था कि लोग कहते थे, द सन नेवर सेट्स ऑन द स्पेनिश एम्पायर। असल में जब स्पेन में रात का अंधेरा छा जाता, दुनिया के किसी और हिस्से में उसका सूरज अभी भी चमक रहा होता। अमेरिका के समुद्रों पर, एशिया के बंदरगाहों में या अफ्रीका के दूर दराज तटों पर स्पेन के जहाज हर ओशन में घूमते,
गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस और स्लेव्स लेकर, और हर नई भूमि उनके एम्पायर को और बड़ा बना रही थी। लेकिन जितनी बड़ी एम्पायर उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। इतनी दौलत और ताकत के बीच लालच, भ्रष्टाचार और इंटरनल राइवलरी धीरे धीरे दरारें डालनी शुरू कर दी। द आर्माडा एंड द फर्स्ट स्टॉर्म। और फिर आया 1528, वो साल जिसने सब बदल दिया। स्पेन ने इंग्लैंड को हराने का निश्चय किया। उन्होंने बनाई दुनिया की सबसे विशाल नेवल फ्लीट, द स्पेनिश आर्माडा। एक 30 शिप्स, 30,000 सोल्जर्स और 2500 तोपें। स्पेन को पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक तूफान उठा, हवाएं पलट गईं और इंग्लैंड की तेज प्लानिंग ने स्पेन की पूरी आर्माडा तबाह कर दी। सैकड़ों जहाज डूब गए, हजारों सैनिक मारे गए। वो रात सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, वो था स्पेन के अहंकार का पहला झटका। क्या आपको लगता है कि ये हार सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या एक संकेत? कमेंट में बताइए। क्या ये वही पल था जब स्पेन के एम्पायर में पहली दरार पड़ी? आर्माडा की हार ने स्पेन के अहंकार को झटका दिया था, और यह सिर्फ एक रात की हार नहीं थी, यह एम्पायर की धीरे धीरे कमजोर होती ताकत का संकेत थी। आर्माडा की तबाही के बाद भी स्पेन के पास दौलत थी, जमीन थी और ताकत थी, लेकिन हवा बदल चुकी थी। नई शक्तियां उभर रही थीं। इंग्लैंड, फ्रांस, नेदरलैंड्स और स्पेन, जो कभी दुनिया का मालिक था, अब धीरे धीरे अपने ही बोझ तले झुकने लगा। हर एम्पायर का एक समय होता है, और शायद स्पेन का परफेक्ट टाइम अब गुजरने लगा था। लेकिन यही स्पेन की कहानी का अगला अध्याय है। कैसे सन नेवर सेट्स वाला एम्पायर, जो कभी दुनिया की नजरों में अजेय था, धीरे धीरे खुद अपनी रोशनी में खोने लगा। और वो कहानी सुनेंगे हम पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक गलती ने स्पेन को दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर बना दिया। एक गलत मोड़ और पूरी दुनिया की दिशा बदल गई। आपको यह कहानी पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे यही एम्पायर, जो कभी सूरज को ढलने नहीं देता था, धीरे धीरे अपनी ही रोशनी में खोने लगा। हिस्ट्री सिर्फ याद करने के लिए नहीं होती, बल्कि समझने के लिए होती है, ताकि हम वही गलतियां दोबारा न दोहराएं।